तो भारत के मध्यकालीन इतिहास में हमने कल की कक्षाओं में जो देखा उसमें देखा था कि भारत पर होने वाले अरबी आक्रमण, ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा था भारत पर होने वाले तुर्की आक्रमण। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहले वहाँ अरबी आक्रमणकारी कौन था, प्रश्न पूछा जाता है। तो उसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में भारत पर क्या किया, अरबों का पहला आक्रमण हुआ। और भारत के किस प्रांत पर हुआ, तो भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी प्रांत पर भारत आक्रमण हुआ। तो हम उसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो भारत पर होने वाला एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पहला आक्रमण अरबी, तो अरबी आक्रमण आपको बता दिया कि मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर तुर्की आक्रमण में महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण भारत पर किया। तो भारत का ये जो प्रांत है ये उत्तर पश्चिमी प्रांत है, उत्तर पश्चिम प्रांत। और इस उत्तर पश्चिम प्रांत का ये क्षेत्र यहां पर है सिंध क्षेत्र है। इस सिंध क्षेत्र में शासक है दाहिर। क्या नाम है बेटा, दाहिर नाम का शासक है। और इस दाहिर नाम के शासक के खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक व्यक्ति आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। और ये 712 ईस्वी का आक्रमण भारत पर पहला अरबी आक्रमण कहलाता है। यहां पर देवल बंदरगाह है, उस पर लूट हो जाती है, पहले इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राजधानी पूछी जाती है। तो दाहिर यहाँ पराजित होते हैं, यहाँ पर शासक होता है और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करके ये वापस चला जाता है। इसके बाद गजनी साम्राज्य है, जो मैंने आपको बताया था कि अल्पतगीन नाम के गजनी साम्राज्य के संस्थापक, उसके बाद सुबुक्तगीन और उसका उत्तराधिकारी महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है। और महमूद गजनवी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक आपको क्या मिलता है, युद्ध मिलता है, उसका नाम है आक्रमण है, वो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हैं सौराष्ट्र में 1025 ईस्वी में। मतलब महमूद गजनवी का आक्रमण भारत में 17 बार होता है, 1000 से लेकर 1027 तक। और उसके आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध आक्रमण होता है सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण। इसके बाद जो मैं आपको यहां पर गजनी साम्राज्य बताया, गजनी, इस गजनी के साम्राज्य में ही एक क्षेत्र है गौरी, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अफगानिस्तान की सीमा के उत्तर वाले भाग में है। तो उस गौर क्षेत्र से एक अन्य व्यक्ति आता है जिसको हम कहते हैं मोहम्मद गौरी। जो मोहम्मद गौरी है ये भारत पर आक्रमण पहले जो है भारत के उत्तर पश्चिमी है, ये दक्षिण वाला हिस्सा, जो ये पश्चिमी हिस्सा है यानी कि गुजरात वाले हिस्से से करता है। भीम द्वितीय से पराजित होने के पश्चात मोहम्मद गौरी भारत के उत्तरी क्षेत्र से हिंदू कुश पर्वत की ओर से आकर पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है, भटिंडा वाले क्षेत्र पर। इधर के बहुत सारे क्षेत्र वहां जीत लेता है और अंतिम रूप से भटिंडा माने तवर हिंद नाम की जगह पर वो आक्रमण करके उसको जीतता है। भटिंडा तवर हिंद, जो पृथ्वीराज चौहान का भी क्या रहता है, वहां पे एक किला होता है। दिल्ली सल्तनत में यानी कि दिल्ली सल्तनत से पहले दिल्ली में एक शासक होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक है। यहां पर दिल्ली को ढिल्लिका के नाम से जाना जाता था, प्राचीन काल में ढिल्लिका के नाम से जाना जाता था। और दिल्ली की स्थापना अजयपाल तोमर नाम के शासक ने की है। प्रश्न आएगा, ध्यान रखना कि दिल्ली की स्थापना किसने की है, अजयपाल तोमर नाम के शासक ने। और ढिल्लिका किसे कहा जाता था, तो दिल्ली का प्राचीन नाम ढिल्लिका। तो दिल्ली जो है यहां का शासक है आपका कौन बताया बेटा मैंने, पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान। अब ये पृथ्वीराज चौहान और भटिंडा नाम की जगह है, भटिंडा नाम की तवर हिंद नाम की जगह, यहां पर गौरी का आक्रमण हो जाता है, गौरी जीत जाता है। तो गौरी
गौरी और पृथ्वी के बीच में युद्ध मैंने आपको बताया है, तराइन का युद्ध। आपको याद है तराइन प्रथम 1191 ईस्वी पृथ्वी विजय होते हैं वर्सेस गौरी, गौरी की पराजय, पृथ्वी की विजय। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वी की हार हुई, पृथ्वी हार और गौरी विजय। माना जाता है, कहा जाता है, किदवतियों के अनुसार भी यह माना गया कि 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का सहयोग जो जयचंद नाम के शासक ने किया था। किसने? जयचंद, जो कन्नौज का शासक था। दिल्ली के दक्षिण में दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है और कन्नौज भी यमुना नदी के किनारे हैं, कन्नौज। ठीक है, तो दिल्ली का शासक कन्नौज, यहां पर जयचंद ने भी इसका सहयोग किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। अब क्या होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा से जीतने के बाद जयचंद जो होता है, जयचंद से भी चंदावर नाम की जगह पर 1194 में एक युद्ध जीतते हैं गौरी, और जयचंद को भी क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। तो इस तरह उत्तर भारतीय क्षेत्र में गौरी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। गौरी का साम्राज्य स्थापित हो जाने के बाद गौरी जो है इस विजित क्षेत्रों पर अपना अधिकार करके अपने साम्राज्य, अपने गौर वापस लौट जाता है और यहाँ के उत्तर पूरे भारतीय क्षेत्र का जो भी है अधिकार, शासक जो उसके गुलाम होते हैं उसको वो क्या कर देता है? सौंप देता है। तो गौरी अपने गुलाम रखता है, गौरी के गुलाम होते हैं, गौरी के गुलाम। अब गौरी के गुलाम में बहुत सारे शासक हैं जिनमें हम नाम बताते हैं। एक यल्दोज होता है, कुवाचा होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, और एक होता है बख्तियार खिलजी। बहुत ध्यान से ध्यान देना बेटा, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि गौरी के गुलाम कितने हुए। आपने गाना सुना होगा, गौरी का गुलाम मैं बन के रहूंगा। तो यहां पर भी यही है, गौरी के गुलाम। वहां गौरी थी, यहां पर गौरी है। तो गौरी में क्या? यल्दोज, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। अब ध्यान देना, गौरी अपने विजित प्रदेशों को छोड़कर वापस चला जाता है और वह अपने विजित प्रदेशों को अपने दास हैं, दासों को सौंप देता है। यल्दोज जो है, अब ध्यान देना, गौरी जब तक जीवित रहता है तो तब तक ये तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही गौरी की मृत्यु होती है 1206 में, तो प्रांतों को बांट दिया जाता है, क्षेत्रों। यल्दोज जो है ये गौरी का जो क्षेत्र है गजनी, इस क्षेत्र का शासक बना देता है। कुवाचा जो है, कुवाचा को कच्छ और सिंध का क्षेत्र दे देते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का क्षेत्र दे देते हैं। उत्तर भारत का क्षेत्र, संपूर्ण उत्तर भारत का क्षेत्र, लाहौर से लेकर लाहौर, दिल्ली, ये सभी क्षेत्र, कच्छ और सिंध वाले क्षेत्र। बख्तियार काकी के हिस्से में, यानी कि ये क्षेत्र है बंगाल वाले क्षेत्र में, वह शासन करता है। गौरी भारत आता है, भारत पर आक्रमण करता है, उसके बाद भारत के जीते विजित प्रदेशों को अपने दासों के अधिकार क्षेत्र में छोड़कर चला जाता है और फिर पुनः गौरी अंतिम रूप से 1206 में खोखरों के खिलाफ, खोखरों
के खिलाफ विरुद्ध एक युद्ध करता है और इस युद्ध में वो जीत तो जाता है, लेकिन जब लौटते समय इसकी हत्या 1206 में कौन कर देते हैं? खोकर के अन्य लोग मिलकर इनकी हत्या कर देते हैं। किसकी? गौरी की। तो गौरी तो 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गौरी के बाद इस प्रांतों के, गौरी के विजित क्षेत्रों पर अधिकार उनके दासों के द्वारा किया गया, मतलब शासन किया गया। लेकिन उत्तर भारतीय क्षेत्र का यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो भारतीय क्षेत्रों को अब देख रहा है। अब देखिए ध्यान से दीजिएगा कि गौरी के बाद भारत में कौन आया। तो गौरी के बाद हम देखते हैं कि 1206 में मृत्यु हो जाती है किसकी? मोहम्मद गौरी की। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के इस क्षेत्र का, यहां पर लाहौर है बेटा, ये याद रखना है, यहां लाहौर है, का शासक नियुक्त करता है। लाहौर, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समय आपको याद रखना हो कि 1206 से लेकर 1210 तक के ही रहा है। लेकिन इसकी राजधानी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी लाहौर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। अब ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम 3 रूप में देखते हैं। जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में रहा गौरी के साथ, तो इसको हम 3 भाग में अगर बांटे तो इसका एक कार्यकाल देखते हैं। तो उसका एक कार्यकाल आप देखिए 1192 से लेकर 1206 तक के। कुतुबुद्दीन ऐबक कोई शासक था क्या? नहीं। गुलाम वंश की स्थापना की क्या? नहीं। गुलाम वंश की स्थापना कब हो रही है? गुलाम वंश की स्थापना हो रही है बेटा 1206 में। ठीक है, तो 1192 से 1206 के बीच में यह एक कुशल सेनापति था। भैया गौरी का प्रधान सेनापति कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये कब है? 1192 के लगभग। आपको बताऊं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं पृथ्वीराज चौहान को भी मैं साथ में ले रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस 1182 ईस्वी में, ध्यान देना मेरी बात को, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस परमार्दी देव। ये जो परमार्दी देव हैं, इनके सेनापति के बारे में आप जानते होंगे बेटा, आला और उदल। आला और उदल जो हैं ये परमार्दी देव के सेनापति थे, मोहवा कालिंजर के। सतना आप जहाँ सुनते हैं मैयर, सतना के मैयर है शारदा भवानी, तो वहाँ पर आला जो है परमार्दी देव। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जगनिक नाम का एक लेखक है। इस जगनिक ने आलाखंड नाम के वीर रस से भरा ओतप्रोत 52 कहानियों, 52 लड़ाइयों का वर्णन जगनिक ने आलाखंड में किया है। आला जो हैं, उदल जो हैं, इनकी वीरताओं का वर्णन आलाखंड में किसने किया है बेटा? जगनिक ने किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान देना है। और ये आप जगनिक किसके शासक काल में थे? तो परमार्दी देव मोहबा कालिंजर। तो 1182 में पृथ्वीराज चौहान के साथ में आला और उदल की लड़ाई हुई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और किदवंती और कहानियों के अनुसार आज भी हम जानते हैं कि आला जो है वो जीवित है, आप लोग जानते हैं ना। तो आला मोहबा के में, जैसे कि आप सतना में जानते हो ना, वहाँ शारदा माँ का मंदिर है,
है ना। तो वहाँ पर देवी माँ के भोर में सुबह जो है आला आ जाता है, तो ये आप लोगों ने बताया। तो बेटा ये इसको ध्यान रखना। अब यही परमार्दी देव के क्षेत्र को 1202 और 3 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुस्लिम साम्राज्य में शामिल किया। ये एक प्रश्न यहीं से बन गया कि पृथ्वीराज चौहान ने जीता, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर सत्ता स्थापित की होगी, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक की परमार्दी देव ने क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। यहां से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो ये बन जाएगा बेटा, यहां से क्वेश्चन आएगा पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच की लड़ाई का। फिर अभी हमने इसी को यहां पर जोड़ दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की वीरता, सेनापति, यहां पर हम बोल रहे हैं ना कुशल सेनापति। तो देखिए 1192 से 1206 के बीच में इसने क्या किया कि यहां आपकी परमार्दी देव का क्षेत्र कालिंजर को भी जीता। मैं सब बात किसके लिए कर रहा हूं, कालिंजर के युद्ध, यानी कि कालिंजर की बात कर रहा हूं। ये इनका क्या है, कालिंजर। कालिंजर की राजधानी महोबा है, महोबा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए, महोबा है बेटा, महोबा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आना तय है। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का 1192 से 1206 के बीच में। अब 1206 की बात करें तो 1206 से, जब 1206 में क्या हुआ कि ये गुलाम वंश की स्थापना करते हैं और 1208 तक के ये सिपह सलार के नाम से जाने जाते हैं। जब तक, इसमें लिख लेना कि जब तक दास्ता से मुक्त ना हुआ हो, ना हुआ, जब तक दास्ता से मुक्त ना हुआ तब तक वह क्या है, किसी के अंडर काम कर रहा था, तो वो सिपह सलार के नाम से जाना जाता गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के कई नाम से जाना जाता है, इसे कुरान बख्श के नाम से, ठीक है, लाख बख्श के नाम से, ठीक है, उसके बाद में इसे आप सिपह सलार के नाम से भी जानते हैं। तो सिपह सलार क्यों कह रहे हैं बेटा, बता दिया मैंने कि जब तक वो दास्ता से मुक्त ना था तब तक के वो सर्वोच्च सिपह सलार था। फिर आगे जाके देखते हैं, इसने पुराण आगे बताऊंगा। तो कुशल सेनापति, और यहां पर अब 1208 से लेकर 1210 तक 2 वर्षों का कार्यकाल रहा भाई। इस 2 वर्ष में वो क्या कहा, ये 2 वर्षों तक, यानी कि 3 वर्ष मान सकते हैं इसको, ये स्वतंत्र शासक रहा, स्वतंत्र शासक। तो मैंने यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के 5 से 6 वर्षों के कार्यकाल को अपने अलग हिसाब से बांट दिया, यानी कि पहले का 1192 से वो कौशल सेनापति के रूप में, 1206 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली है और यहां पर लाहौर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई, लाहौर को बनाई, ठीक है, ध्यान देना। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य को स्थायी एवं राज्य विस्तार के लिए इसने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किससे कर दिया, यल्दूज से कर दिया। कुवाचा की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया, पत्नी बन गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवाचा की पुत्री से विवाह कर लिया, यल्दूज से अपनी बहन का विवाह करवा लिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक
का जो कुशल सेनापति था, कुशल दास था, एक दास था जिसको हम जानते हैं दासों का दास कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक दास था, उसका नाम है इल्तुतमिश। तो ये इल्तुतमिश जो है, जो इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ठीक है भैया, ज्ञानी पुरुष कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह यल्दोस से, कुवाचा की पुत्री का विवाह स्वयं से, मतलब भैया शादी उसको भी करनी थी, अब सब उद्देश्य वो भी रहता है ना, रानी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह अपने कुशल दास इल्तुतमिश से कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या कर लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य को स्थायी रखने के लिए उसने प्रयास किया, रिश्तेदारी वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कुवाचा है वो यहां पर है, कुवाचा जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर यल्दोज है, और हमने पूर्व में आपके बंगाल में जो बताया वो बख्तियार काकी खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी हैं, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और मैंने जब आपको गुप्त शासक पढ़ाया होगा, उसमें बताया कि गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। अब आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में जो विग्रहराज जो थे, उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको हम मंदिर कहते हैं, 2.5 दिन का मंदिर, एक झोपड़ा था, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो उसको उसने मस्जिद में बदल दिया। तो 2.5 दिन की मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है, अजमेर में है। ये किसने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली में अपने गुरु, ठीक है, कुतुबुद्दीन, कुली कुतुबुद्दीन नाम के एक अपने गुरु हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और इस कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इल्तुतमिश जो है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया, पूर्ण करवाया। ठीक है, ये लाखों का दान देने वाला था, इसे लाख बख्श कहते थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, ये घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई, घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। मतलब चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, ऐबक का अर्थ है चंद्रमा के समान। ऐबक का अर्थ भी ध्यान रखना, किसके समान, चंद्रमा के समान। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई, और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आराम शाह जिसको हम कहेंगे, आराम शाह इसकी गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था।
तो दिल्ली के सरदारों ने दिल्ली में इल्तुतमिश को, जो दिल्ली पे शासन था, तो इल्तुतमिश को क्या बनाया, दिल्ली का अगला शासक नियुक्त किया, गुलाम वंश का। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बाद उसका उत्तराधिकारी रहा आराम शाह। आराम शाह कुछ समय के लिए शासक बना, लेकिन आराम शाह के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो इल्तुतमिश हैं, और जो किसका गुलाम है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, यानी कि दासों का दास। ठीक है, तो यहां से कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, यहां पर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है।